जय हिंद बच्चों, मैं गजेंद्र कुमार मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से। आज हम कक्षा 9th के 9वें अध्याय बल तथा गति के नियम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण का अध्ययन किया था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी वस्तु में त्वरण क्यों उत्पन्न होता है या कोई वस्तु क्यों गतिमान हो जाती है। जब हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु क्यों गतिमान रहती है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है और उसका आंसर हमें जो मिलता है वो होता है बल के कारण। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तब वह गतिमान होती है और उसे हम वेग कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन होता है तब हम उसे त्वरण कहते हैं। बल वह वाह कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, अवस्था या दिशा में परिवर्तन कर देता है। बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बल एवं असंतुलित बल। आपने प्रतिदिन के जीवन में देखा होगा कि एक वस्तु एक स्थिर वस्तु को गति प्रदान करने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हम शारीरिक प्रयास करना कहते हैं। किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया में बल की अवधारणा आधारित है। संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा हुआ है। दो धागे X और Y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे X को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू कर देता है। उसी प्रकार अगर हम धागे Y को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर हम दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करेगा। इस तरह के बल को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है। अब एक ऐसी अवस्था के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करेंगे। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है, जिसमें भिन्न भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदुरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं। यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता है, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क तलों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदुरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगने वाले बल को संतुलित करता है। यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता है। बच्चे जोर से बक्से को धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले
बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब यह धकेलने वाले घर्षण बल से अधिक हो जाता है। यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमने अपने दैनिक जीवन में सामान्यतः देखा है कि जब हम बस में खड़े होते हैं और बस विराम अवस्था में है और बस एकाएक जब चलना स्टार्ट करती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा, या फिर बस चलती हुई बस में हम खड़े हुए हैं और बस के एकाएक रुकने से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा हमारे जड़त्व के कारण होता है। एवं यदि कोई फुटबॉल ग्राउंड में पड़ी हुई है तो वह तब तक पड़ी रहती है जब तक कि कोई उसे वहाँ से उठाए ना। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं या विराम की अवस्था का विरोध करती हैं। इस प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के प्रथम नियम को भी हम जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु गतिशील अवस्था में है वह गतिशील ही रहेगी, जो वस्तु स्थिर अवस्था में है वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। जड़त्व तथा द्रव्यमान। प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विराम अवस्था हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। पुस्तकों से भरे बॉक्स को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। इसी प्रकार एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाते हैं तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु के जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से की जाती है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। यदि एक छोटी सी गोली अधिक वेग से हमसे टकराती है तो वह हमें बहुत घायल कर देती है। एवं एक ट्रक अगर हमसे बहुत कम स्पीड से भी टकराता है तब भी वह हमें घायल कर देती है। इन दोनों में दो फिजिकल क्वांटिटी उपयोग हुई हैं, एक द्रव्यमान और दूसरा वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। जब छोटी सी गोली जिसका द्रव्यमान कम है वह अधिक वेग से आती है और हमसे टकराती है तो गोली के संवेग में परिवर्तन होता है, वह हम पर बल लगाती है। जब एक बड़ा ट्रक जिसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और वह कम वेग से अर्थात वेलोसिटी से भी हमसे टकराता है तो वह हमें अधिक बल लगाता है क्योंकि उसके संवेग में परिवर्तन हुआ। गति का द्वितीय नियम बतलाता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। न्यूटन के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v
हो जाता है तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः P1 बराबर mu, अंतिम संवेग P2 बराबर mv होंगे। संवेग में परिवर्तन समानुपाती P2 माइनस P1 अर्थात संवेग में mv माइनस mu, m कॉमन ले लेंगे। संवेग में परिवर्तन की दर, जब दर निकालेंगे तो इसे हम t से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बनेगा m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। लगाया गया बल F m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी जिसे हम A अर्थात त्वरण कहते हैं, तब हमें प्राप्त होगा F बराबर के एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, जहाँ के एक अनुपातिक नियतांक है एवं v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी बराबर हम a रख देंगे, तब हमें प्राप्त होगा f बराबर के एम ए। के एक अनुपातिक नियतांक है, इसका मान हम ऐसी पद्धति में देखते हैं जहाँ पर हमें के बराबर 1 या 1 प्राप्त हो जाए। के बराबर 1 रखने पर हमें प्राप्त होगा F बराबर ma। यहाँ हम बल का मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन भी कहा जाता है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। गति के द्वितीय नियम से हमें वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। गति का तृतीय नियम, जब हम किसी चीज़ पर बल लगाते हैं तो वह भी हम पर एक बल लगाती है। उदाहरण के लिए जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हम ज़मीन को नीचे की ओर धकाते हैं। ज़मीन और हमारे पैर के मध्य घर्षण बल लगता है, जिसके कारण हम चल पाते हैं। कुएं से जब हम किसी बाल्टी को खींचते हैं तो हम ऊपर की ओर बल लगाते हैं और वह गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर बल लगाता है। बंदूक से गोली दागते समय जब गोली आगे की ओर जाती है तब वह पीछे की ओर भी एक बल लगाती है, जिसे हम गोली चलाते समय महसूस कर सकते हैं। जब कोई नाविक नाव से बाहर कूदता है या उतरता है तो वह नाव को पीछे की ओर धकाता है। इन सब उदाहरणों से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस नियम अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। एक कण निकाय के लिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कण पर लगाया गया बल कण के संवेग में परिवर्तन की दर। लगाया गया बल F, संवेग में परिवर्तन की दर डेल P डिवाइडेड बाय डेल T। यदि बाह्य बल शून्य हो अर्थात F इज इक्वल टू 0 हो तो डेल P अपॉन डेल T बराबर 0। डेल P इज इक्वल टू 0, डेल P इज इक्वल टू 1 नियतांक। संवेग में परिवर्तन 0 अर्थात संवेग नियत है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का संवेग नियत रहता है। न्यूटन के तृतीय नियम से संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति। इस नियम में हमने दो बॉल लिए हैं A और B। ये एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। इनमें जो A है उसकी वेलोसिटी B की वेलोसिटी से ग्रेटर देन है। अगर ये एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा ये आपस में टकराएंगे। टकराने को हम कहते हैं कॉलिजन या संघट्य। जब ये टकराते हैं
तो टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों स्थिति में हम संवेग को निकालते हैं। इस स्थिति में हम अगर ए के संवेग की बात करें तो ए का संवेग क्या होगा? द्रव्यमान इंटू वेग। तो ए का संवेग हमारे पास होगा m1u। v का संवेग क्या होगा? b का संवेग होगा m2u2। ए और b का संघट्ट के पूर्व दोनों का कुल संवेग, वहां से हम ए का और b दोनों के संवेग को जोड़ देंगे, m1u1 प्लस m2u2। जब इनमें कॉलिजन होगा अर्थात संघट्ट होगा, उसके बाद दोनों अलग अलग वेग से गतिमान रहेंगी। तो यहाँ पर हम संघट्ट के पश्चात ए का संवेग देखेंगे तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उनके वेग में परिवर्तन होगा। इसलिए हमने यहाँ पर इनिशियल जो प्रारंभिक वेग था उनका वो u माना था और बाद में v माना है। m1 v1 ये a का संवेग होगा संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात b का संवेग m2, b का द्रव्यमान m2, संघट्ट के पश्चात दोनों का कुल संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। न्यूटन की गति के तृतीय नियम से किसी क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर हमने पिंड A द्वारा B पर लगाया गया बल एवं पिंड B द्वारा A पर लगाया गया बल, दोनों बल लिए हैं। ये FAB पिंड B द्वारा A पर लगाया गया बल है, FBA पिंड A द्वारा B पर लगाया गया बल। ठीक, यहाँ पर हमने दोनों बल ले लिए इक्वल और अपोजिट न्यूटन के तृतीय नियम से। इसमें हमने डेल टी का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये हमारा बन गया है आवेग। आवेग बल इंटू समय, बल इंटू समय को हम आवेग कहते हैं। हम जानते हैं क्योंकि आवेग इज इक्वल टू संवेग में, यहाँ पर हम इस आवेग की जगह पर संवेग रखेंगे, यहाँ पर आवेग की जगह पर संवेग को पुट करेंगे। ए के संवेग में परिवर्तन हमारा होगा प्रारंभिक संवेग ए का माइनस ए का अंतिम संवेग। यहाँ पर हम m1 v1, m1 v1 क्या है? ए का अंतिम संवेग माइनस m1 u1, ये क्या है? ए का प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू, यहाँ पर हम b के संवेग में परिवर्तन को रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा माइनस b का या वस्तु 2 का अंतिम संवेग m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे m1 v1 माइनस m1 u1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे m2 v2 प्लस m2 u2। यहाँ से हम के जो संवेग हैं उनको हम एक साइड कर देंगे, b के जो संवेग हैं उसे हम एक साइड कर देंगे। यहाँ पर हम अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग दोनों को अलग अलग कर लेंगे, अंतिम संवेग निकाल लेंगे दोनों वस्तुओं का, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसे ट्रांसफ़र करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों वस्तुओं का अंतिम संवेग बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 दोनों वस्तुओं का प्रारंभिक संवेग, अर्थात संघट्ट के पहले का संवेग और संघट्ट के बाद का संवेग नियत है। अतः हम कह सकते हैं
कि कुल संवेग दोनों वस्तुओं का नियत। पुनः अभ्यास। इस अध्याय में हमने पढ़ा गति का प्रथम नियम। वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, इसका मात्रक किलोग्राम है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका प्रतीक एन है। एक न्यूटन बल किसी 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा है। इसका SI मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गति का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। किसी विलगत निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। अभ्यास प्रश्न। बच्चे इन्हें स्वयं हल करेंगे। जब किसी छड़ी से एक दरी अर्थात कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर निकल जाते हैं, क्यों? स्पष्ट करें। नंबर 2, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3, m द्रव्यमान की एक वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा a mv होल स्क्वायर, b mv स्क्वायर, c हाफ mv स्क्वायर, d mv। उपरोक्त में से सही विकल्प चुनें। प्रश्न क्रमांक 4, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर इसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।